नमस्कार, आज है 19 सितंबर, दिन सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस आपके अपने फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी है आज की सुर्खियां। ब्रेंट क्रूड में बड़ी हलचल, 1% से ज्यादा की गिरावट, $90 के आसपास ब्रेंट। शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद बाजार तेजी के साथ हुए 91 अंकों का उछाल, तो सेंसेक्स भी 300 पॉइंट भागा, बैंक निफ्टी भी हरे निशान में बंद। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का असर जारी। सरकार ने गूगल से ऐसे ऐप्स को रोकने के नियम कड़े करने को कहा, रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से खबर। मोटर इंश्योरेंस के नाम पर हो रही है ठगी, मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को किया अरेस्ट। इंडिया 360 में बताएंगे कैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम पर हो रही है करोड़ों की ठगी। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए एनसीईआरटी ने जारी किए दिशा निर्देश। स्कूलों में बच्चों के मेंटल हेल्थ पर बढ़ेगा फोकस। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, स्कूली पाठ्यक्रम में मेंटल हेल्थ से बच्चों में तनाव क्या वाकई में होगा कम। दिल्ली से मुंबई के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। ट्रैक में सुधार पर रेलवे खर्च करेगा 6,500 करोड़ रुपए। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब, 200 देशों के 2000 से ज्यादा मेहमान शामिल। लंदन में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी की शिरकत और श्रद्धांजलि दी। तो ये थी हेडलाइंस। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पूरी कहानी आपको दिन भर की बताते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, आइए आपको बताएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल हो ही गए। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय हो गया है। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी। कैप्टन की पत्नी परनीत कौर इस समय पटियाला से कांग्रेस सांसद हैं, वो अभी कांग्रेस में ही रहेंगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार कांग्रेस से पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। माना यह जा रहा है कि उनकी बेटी जय इंदर कौर को भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वायरल वीडियो मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। पंजाब के डीजीपी ने बताया कि इस विशेष जांच दल की 3 सदस्य महिला पुलिस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी गुरप्रीत कौर देव इस एसआईटी की अध्यक्षता करेंगी। इस मामले में अब तक आरोपी लड़की समेत 2 अन्य गिरफ्तारियां हुई हैं। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि एसआईटी साजिश की तह तक जाएगी। इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताएं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वायरल वीडियो मामले में आरोपी लड़की के दोस्त और उसके एक साथी को शिमला से गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर गहमागहमी तेज होती जा रही है। एक तरफ 3 राज्यों ने राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया, तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी में बड़े बदलाव के लिए जो मुहिम चल रही है उसका समर्थन किया। इसके बाद सोनिया गांधी ने थरूर को मिलने के लिए बुलाया। खबरों के मुताबिक दिल्ली में थरूर सोनिया गांधी के बीच अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। खबरों के मुताबिक शशि थरूर अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 12वां दिन है। आज राहुल गांधी की पदयात्रा केरल के अल्लापुझा पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने वडकल समुद्र तट पर मछुआरा समुदाय से बातचीत की। राहुल गांधी ने ईंधन के बढ़ते दामों, सब्सिडी में कटौती, कम होते मत्स्य भंडार, पर्यावरण को नुकसान जो हो रहा है उसकी तमाम चुनौतियों पर बातचीत की। यात्रा चरथला के मैथरा में रुकेगी। कांग्रेस की यात्रा केरल के 7 जिलों से गुजरते हुए 450 किलोमीटर की दूरी अब तय कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका नरसंहार में मारे गए टीका लाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर उन्होंने यह याचिका वापस ले ली। टीका लाल टपलू की कश्मीर में हुए
नरसंहार के दौरान जेकेएलएफ के आतंकियों ने हत्या कर दी थी। याचिका में कहा गया था कि 32 साल बीत गए, लेकिन परिवार को यह भी नहीं पता कि मामले में किस तरह की जांच हुई। परिवार को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने 1984 सिख नरसंहार के 3 दशक बाद जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी का हवाला देते हुए टकलू की हत्या की एसआईटी जांच की मांग की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की कथित जाति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इस मौके पर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पीएम मोदी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से सरकार और पार्टी के कामकाज को अलग अलग रखने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब ईडी और सीबीआई टीएमसी नेताओं के खिलाफ कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही है। पिछले 2 महीनों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधान भवन तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में पार्टी के सभी विधायक शामिल हुए। उधर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर यात्रा रोक दी। इसके बाद अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर उन्हें जनता से जुड़ी किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो सदन में करनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर उनकी सरकार विचार कर रही है। राज्य के ज्यादातर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इसे 2004 में बंद कर दिया गया था। भगवंत मान ने ट्वीट किया कि उनकी सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने पर विचार कर रही है। पिछले साल अगस्त में राज्य के मौजूदा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन सिस्टम को बहाल कर दिया जाएगा। और आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। बच्चे अपना ज्यादातर वक्त स्कूल में बिताते हैं। बच्चे दिन का 1/3 हिस्सा और साल के 220 दिन स्कूल में बिताते हैं। स्कूल वो जगह है जहां बच्चे अलग अलग लोगों से मिलने के साथ साथ अलग अलग तरह के अनुभवों से भी गुजरते हैं। ऐसे में बच्चों का मेंटल हेल्थ बेहतर स्थिति में रहे, इसके लिए अब स्कूलों ने कमर कसनी शुरू भी कर दी है और इसके लिए कवायद कर दी गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। एनसीईआरटी ने अपनी गाइडलाइंस में बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों में बच्चों के हर तरह के हेल्थ को बेहतर रखने के लिए काम करना होगा। स्कूलों में मेंटल हेल्थ की निगरानी के लिए पैनल बनाया जाएगा। साथ ही स्कूल आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में शैक्षणिक सहायता के साथ ही बच्चों के माँ बाप को भी शामिल करना होगा। निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षकों को बच्चों के बदलते व्यवहार पर भी नजर रखनी होगी। बच्चों में अलगाव की चिंता, स्कूल से इनकार, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जरूरत से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल समेत कई चीजों पर गौर करना होगा। एनसीईआरटी ने ये गाइडलाइंस उस सर्वे के बाद जारी की है जिसमें सामने आया था कि बच्चे पढ़ाई, परीक्षा और रिजल्ट की वजह से तनाव का शिकार होते हैं। एनसीईआरटी ने ही कक्षा 6 से 12वीं तक के करीब 3,80,000 बच्चों के बीच सर्वे किया था। इस सर्वे में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई, सवाल उठाए गए और सर्वे में शामिल 81% बच्चों ने तनाव के लिए एग्जाम रिजल्ट को वजह बताया था। 84% ने पढ़ाई में अच्छा न करने को वजह माना। सर्वे में शामिल केवल 55% बच्चे ही अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए। 28% से ज्यादा बच्चों ने कहा कि उन्हें सवाल पूछने में हिचकिचाहट होती है और 43% बच्चों ने मूड स्विंग की बात को स्वीकार किया। जब एनसीईआरटी ने बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी तो एक उम्मीद जागी है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ज्यादा नजदीकी से काम होगा और बच्चों को तनाव मुक्त माहौल देने में मदद मिलेगी। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस सर्विस मनस्थली की फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति कपूर। डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनसीईआरटी की ये जो मुहिम है और बाकायदा पहले सर्वे करने के बाद जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ये कितना सिग्निफिकेंट है और क्या वाकई में इन गाइडलाइन से बच्चों को एग्जाम का जो उन्होंने सर्वे में बताया है कि एग्जाम की वजह से जो उनको खास तौर से प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, वो क्या कम हो पाएगा?
दीपक, मैं इस समय बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि एनसीईआरटी ने ये स्टेप लिया है, ये गाइडलाइंस दी हैं। बिकॉज एज अ साइकाइट्रिस्ट हम पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा बच्चों में तनाव और परेशानी देख रहे हैं, जिसके चलते ऐसा लगने लग रहा था कि कुछ रियली खराब हो रहा है हमारे समाज में, बिकॉज बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। और जहाँ तक हम तनाव की बात करते हैं, हमें मालूम है कि तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर तनाव को झेलने की क्षमता, तनाव को मैनेज करने की जो कैपेसिटी है, वो हम ग्रेजुअली लर्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो लर्न करते हैं, और ये लर्निंग जो है ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो हमें इस तनाव को सहने की क्षमता को डेवलप करने में हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, और उसका अंजाम हम देख रहे हैं आज के जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स है, जो कि बहुत खौफनाक है। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। बच्चों में मानसिक प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। सुसाइडल आइडिएशन 15 साल से 30 साल की उम्र में सबसे ज्यादा हैं। तो ये वो जनरेशन है जो कि एक तरीके से निराशा महसूस कर रही है, अपनी जिंदगी को जीने की जगह मौत का सहारा ले रही है, और तनाव के चलते उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, वो देखने में आ रहा है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एनसीईआरटी के इन गाइडलाइंस का, और ये आशा करती हूँ कि इसको इंक्लूड करने के बाद बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। देखिए, गाइडलाइंस एक जगह हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। दूसरा कि हमने बच्चों के लिए तो गाइडलाइंस का जिक्र किया है, लेकिन ज्योति, जो इनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे वो घर पर हैं माँ बाप और स्कूल में टीचर। और जैसा हमने आपको बताया कि पढ़ाई और एग्ज़ाम की जो टेंशन है वो ज़्यादातर जुड़ी हुई है जो उनके स्कूल वाले जो आवर्स हैं। तो ऐसे में बतौर टीचर या एजुकेशनल स्टाफ स्कूल की किस तरह की जिम्मेदारी बन जाती है ताकि वो बच्चे की मेंटल हेल्थ को समझ पाएं और उसे स्वस्थ रखने में बच्चे की मदद कर पाएं? बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने दीपक, कि इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। देखिए, गाइडलाइंस जो हैं वो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ की गाइडलाइंस बच्चों के लिए नहीं, माहौल को और स्कूल के लिए हैं। तो स्कूल क्या कर सकता है जिसके सहायता से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सुधारा जा सके, इसके बारे में है। पहली चीज जो इससे हो रही है वो ये है कि एटलीस्ट हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि बच्चों को तनाव होता है और हमें कुछ करना है। क्योंकि अभी तक की जो आम धारणा रही है वो ये है कि बच्चों को क्या तनाव है, इनको थोड़ा तनाव होना चाहिए, इनको सब कुछ मिल रहा है। दूसरा, जो सर्वे के मुताबिक देखा गया है कि स्ट्रेस एग्जाम से रिलेटेड है या उसके रिस्पांस से रिलेटेड है, पर एज अ साइकाइट्रिस्ट अगर मैं क्लिनिकल सेटिंग में देखूं तो स्ट्रेस बेसिकली उस चीज से जुड़ा होता है जहां हमें लगता है कि कोई चीज गलत हो जाएगी, कोई चीज ठीक नहीं हो पाएगी। अब क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ाई, एग्जाम, उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है, तो उनका सारा का सारा फोकस उस पे होता है। लेकिन जो तनाव आता है वो हमारी तनाव कम सहन नहीं कर पाने की क्षमता की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं वहां हमारी जो एनवायरनमेंट है उसका रोल आ जाता है। अब इस एनवायरनमेंट में एक तो ये है कि आजकल जिस तरह का माहौल है, एकदम से बहुत बहुत मेजर एक्सपोजर है। मतलब कि जैसे मैंने बोला, तनाव सहने की क्षमता को हम सीखते हैं, हम लर्न करते हैं, लेकिन हमें हमारे बच्चों को समय ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इंटरनेट का एक्सपोजर है, इन सब चीजों का एक्सपोजर है, वो इतना बड़ा हुआ है कि बच्चों के लिए उस चीज को सॉर्ट करने का, उस चीज को अपने अंदर इम्बाइब करने का समय ही नहीं मिलता है। साथ के साथ जिस तरह का अगर मैं डिफरेंस देखूं कि जब हमारी स्कूलिंग होती थी, हमारे पास जिन चीजों से हमें सेल्फ कंट्रोल करना है वो ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड होती थी। आपके पास जब लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं तो आपकी चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, तो उस तरह का तनाव नहीं रहता। हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस भी लिमिटेड होती थी कि हाँ, एग्जाम में अच्छा करना है और नंबर लाने हैं और फिर करियर पाथ चूज करना है। आज की डेट में बच्चों पे
परफॉर्म करने का ना सिर्फ एकेडमिक फील्ड में है, उनको हर फील्ड में परफॉर्म करने के लिए अपने से एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई हैं। फिर लाइफस्टाइल, इंस्टाग्राम, किस तरह से हम दिख रहे हैं, लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं इनको प्राथमिकता देने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो आपकी एनर्जी है इन सब चीजों को मैनेज करने की, वो इतनी जगह बट गई है कि आप कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस करिकुलम या इस गाइडलाइन में आई होप आई हैवंट गॉन थ्रू द गाइडलाइंस कि ये चीज होगी कि हम वापस से उस चीज पे आए। एब्सोल्युटली, जहाँ पे मेंटल हेल्थ पर निगरानी तो रहेगी डॉक्टर ज्योति, लेकिन आपने जैसा कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो, अब ये मानसिक स्वास्थ्य का कार्यक्रम उसकी रूपरेखा क्या होगी इस पर तो देखना पड़ेगा, लेकिन किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझना एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है, और जब टीचर्स की ट्रेनिंग होती है तो उसमें बाकायदा उनको ट्रेन किया जाता है ऑलरेडी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट उसके बावजूद नहीं हो पाते। तो क्या हमें कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी टीचर्स को? पैनल बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल उसके अध्यक्ष होंगे, उसमें माँ बाप भी होंगे, टीचर्स भी होंगे। तो क्या करिकुलम में जो चीज़ें समाहित हैं सिर्फ उनको पढ़ा के या उनकी निगरानी करके ही काम बनेगा, या चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस की आवश्यकता टीचर्स को भी पड़ेगी? आई थिंक बिल्कुल पड़ेगी। और पिछले 2-3 साल में मैंने स्कूल्स के साथ काफी काम किया है, वेबिनार्स वगैरह किए हैं, और अभी भी जब बच्चे हमारे पास आते हैं जिनमें बिहेवियरल इश्यूज आ रहे होते हैं आजकल जो हम देख रहे हैं, जहाँ पे मोबाइल एडिक्शन आ रही है या सेल्फ हार्म बिहेवियर आ रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बार बार इंसिडेंट्स आ रहे हैं, तो जब हम उनके टीचर्स और स्कूल अथॉरिटीज से बात करते हैं तो हम एक मेजर लैक ऑफ सेंसिटिविटी देखते हैं। हर जगह हमें ये दिखता है कि जो टीचर्स और स्कूल है वो डरे हुए हैं कि हमारी क्या इमेज होगी, या हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, या बाकी पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो हमारे को एक ट्रेनिंग करिकुलम से खाली कुछ नहीं होगा। क्यों? इसके बावजूद कि चाइल्ड साइकोलॉजी का एक पूरा सब्जेक्ट होता है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में, टीचर्स उस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक तरह की सामाजिक मान्यता है, एक सोशल चीज हो चुकी है कि ये वाली चीज तो अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, कि हमारी साइकोलॉजी तो अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। तो हमें एक सेंसिटिविटी डेवलप करनी है, हमें सेंसिटाइज करना है स्कूल को, टीचर्स को, स्टाफ को, कि ये जो बच्चा है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या जो वो तनाव में आ रहा है, या जो इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है जो कि एग्रेसिव है, एजिटेटेड है, इरिटेटेड है, या सेल्फ हार्म है, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो उसको एक तरीके से उसको समझने की कोशिश की जाए। अगर हम वो कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली बच्चा खुल के अपनी बात करेगा। स्कूल में काउंसलर्स हैं, हम बच्चों को पूछते हैं जो हमारे पास आते हैं कि आप अपने काउंसलर के पास जाते हो, वो नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रही, जहां तक मेरा समझना है वो इस लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन की वजह से सवाल पूछने में झिझकते हैं। अब वो सामान्य अपने सवाल पूछने में अगर झिझक रहे हैं तो फिर अपने मेंटल हेल्थ या मेंटल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या चुनौती हैं उनको वो शेयर करने में कितना झिझकते होंगे, ये हम स्वाभाविक रूप से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्योति, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। उम्मीद हम ये करते हैं कि एनसीईआरटी की जो गाइडलाइंस हैं इन्हें बाकायदा पूरी शिद्दत से इम्प्लीमेंट किया जाए स्कूल्स में, ताकि बच्चों को एक हम बेहतर मानसिक स्थिति दे पाएं कम से कम स्कूल्स में। चलिए अब बात आपकी हमारी। इंश्योरेंस के नाम पर जालसाजी करने वालों का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ठगी करने वाले आपके मोटर इंश्योरेंस को निशाना बना रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे फर्जीवाड़े का पता लगाया है जिसमें जालसाज आपके वाहन के इंश्योरेंस के बहाने फर्जीवाड़ा करते थे। मुंबई पुलिस ने 3 ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि 3 व्हीलर वाहनों की पॉलिसी 2 व्हीलर वाहनों के नाम पर निकालते थे। ये लोग उनको निशाना बनाते थे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रहा हो, और यही नहीं, ये सभी लोग पॉलिसी में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते थे ताकि कोई भी इंक्वायरी अगर आए तो कॉल और ईमेल इनके पास ही पहुंचे। इस तरह ये लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करते थे। मुंबई पुलिस ने बताया कि जांच में अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा की पॉलिसी मिली है। मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को बाकायदा गिरफ्तार भी किया है, और पुलिस का यह कहना है कि इस घोटाले में अभी और लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। तो आज ये मुंबई में हुआ है, कल आपके शहर में भी हो सकता है।
इसलिए ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी समझना बहुत आवश्यक है और ये समझा रहे हैं मेरे सहयोगी सुबोध मिश्रा जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुबोध, बताइए क्या मॉडस ऑपरेंडी थी और क्या ये लोग करते थे और कैसे पकड़ में आए? दीपक, देखिए, ये जो मॉडस ऑपरेंडी है बड़ी चालाकी से की हुई मॉडस ऑपरेंडी है। इसमें खास तौर पे ऐसे लोगों को ही शिकार बनाते थे जो लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकालते थे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग सस्ता उनको पॉलिसी मिले, इंश्योरेंस पॉलिसी मिले, इस पे लोगों का ज्यादा ध्यान होता था। इस चीज का लोग फायदा उठाते थे। ये जो गिरोह था, ये गिरोह कहता था कि मैं आपको 4 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर के जो इंश्योरेंस पॉलिसी है बिल्कुल सस्ते दामों में आपको बना के दूंगा, और उसके चलते लोग इनसे पॉलिसी बनाते थे। लेकिन ये चालाकी क्या करते थे कि जो भी उसमें फिलअप किया जाता था फॉर्म, उसमें 2 व्हीलर की जानकारी दे देते थे और 4 व्हीलर का उनको बोल करके, 3 व्हीलर का बोल करके उनको इंश्योरेंस पॉलिसी देते थे। थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है, इसमें बड़ी बात यह भी होती है कि उतना ध्यान नहीं देते लोग और अपना इंश्योरेंस सिर्फ जो चालान वगैरह है, इन सब तरह की चीजें हैं, इनसे बचने के लिए लोग करते हैं। इसका ये फायदा उठाते थे। रही बात है कि कहीं कंपनी या फिर कभी कोई भी अगर इंक्वायरी निकलती है वो ग्राहक तक ना पहुंचे, उससे बचने के लिए ये गिरोह क्या करता था, अपना ही मोबाइल नंबर या फिर अपना ईमेल आईडी देता था, ताकि कभी भी कोई भी इनके पास इंक्वायरी आती थी तो ये आसानी से बता देते थे कि ये जेन्युइन है और हम ही जेन्युइन है। तो इस चक्कर में कभी ये लोगों जो इनकी ना तो कंप्लेंट आई और ना ही ये कभी पुलिस के जाल में आए। अब हुआ क्या कि जो कंपनी है टाटा AIG, जब उसने इस पे ध्यान दिया कि एक साथ कई सारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी हैं उसमें सेम फोन नंबर है, सेम ईमेल आईडी है और उसमें जो जानकारी दी गई है वो 2 व्हीलर की दी गई, जबकि पॉलिसी जो है वो 4 व्हीलर और 3 व्हीलर की है, तब वो लोग चेते और उसके बाद उन्होंने इस चीज का पूरी तरह से ऑडिट की और इस चीज को पूरी तरह से खंगाला और इसकी शिकायत मुंबई पुलिस में की। मुंबई पुलिस के में करने के बाद फिर मुंबई पुलिस ने इनको पूरी तरह से सर्विलांस में डाल करके इनके नंबर और ईमेल आईडी और इनको पकड़ा। अभी भी कुछ लोगों के पकड़ा जाना बाकी है। और जो आपने एक बात कही है कि ये सिर्फ यही नहीं चल रहा है, ये हो सकता है कि इसका जाल बहुत बड़ा हो और बहुत सारी जगह पे ये चल रहा हो, तो इसलिए सावधान रहना ऐसी मोडस ऑपरेंडी से बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खास तौर से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम पर ये जो फ्रॉड हो रहा है और ऐसे लोग आपकी लापरवाही का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप अक्सर कागजों की खाना पूर्ति के लिए ये इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन पूरी शिद्दत से, पूरी आगा पीछा देखने के बाद, पूरा जो भी इसके बारे में पूरी प्रक्रिया है उसे समझने के बाद ही इस तरह के इंश्योरेंस लें और लालच में ना आए। यही हमारी सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध इस तमाम जानकारी के लिए। और लोन के नाम पर आम लोगों से वसूली करने वाले ऐप्स के खिलाफ जी बिजनेस ने ऑपरेशन हफ्ता वसूली जो चलाया, इसका असर लगातार अब तक चल रहा है। न सिर्फ बैंकों ने बल्कि खुद RBI ने भी गाइडलाइंस जारी की, ऐप्स पर शिकंजा कसा, एक्शन भी लिया। लेकिन जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने भी कहा कि जी बिजनेस की मुहिम के बाद RBI ने ऐसी लैंडिंग ऐप्स पर एक्शन लिया है और वो कार्रवाई लगातार जारी है। अब इस दौरान RBI गवर्नर ने इस बात पर भी जोर दिया था कि इन लैंडिंग ऐप्स को रोकने के लिए हर स्तर पर एक्शन लिया जा रहा है और ऑपरेशन हफ्ता वसूली का एक बार फिर से असर हुआ है। और जो गवर्नर साहब कह रहे थे कि हम लगातार एक्शन में हैं, वो एक्शन क्या चल रहा है इस बारे में भी जानकारियां छन छन के बाहर आ रही हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है और उसमें बताया है कि सरकार ने गूगल को नियम कड़े करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्ले स्टोर पर फर्जी लोन ऐप्स को रोकने के लिए गूगल को कड़े नियम बनाने को कहा गया है, ताकि इन फर्जी लोन ऐप की पहुंच आसानी से आम लोगों तक ना हो। वैसे आपको बताएं कि इससे पहले भी सरकार ने जब हमारी खबर का संज्ञान लेने के बाद जब गूगल पर शिकंजा कसा था, तो गूगल ने भी अपनी ऐप डेवलपर पॉलिसी में तब्दीलियां की थी और उसके बाद अब ये बात उभर कर सामने आ रही है कि जो वेरीफाइड एप्लीकेशंस होंगी, लोन की जो वेरीफाइड एप्लीकेशंस होंगी, सिर्फ वही लोगों की सहूलियत और सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। लेकिन शक्तिकांता दास साहब ने जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से एक्सक्लूसिव हिंदी में बातचीत में जो जिक्र किया था हमारी इस मुहिम को सराहने का और अपने द्वारा उठाए गए कदमों का, जरा एक बार फिर से आप सुन लीजिए। जी, हफ्ता वसूली
के बाद आप, मेरे को याद है आपने पिछले बार भी ये सवाल पूछा था और उसके बेसिस में, उसके आधार पर हमने कई सारे स्टेप्स भी लिया था आरबीआई के तरफ से। तो कुछ सारे जहां पे इलीगल मेथड आता है या कोई अनरजिस्टर्ड या कोई इस टाइप का कुछ इंसिडेंट होता है, तुरंत जो है वो आरबीआई को कंप्लेंट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, लोकल पुलिस हो या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको भी कंप्लेंट करना चाहिए। यानी कि अब आरबीआई डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है गूगल से। हमारी इस खबर के बाद, हमारे इस पूरे ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद, अब आरबीआई डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है प्ले स्टोर से, ये जो ऐप आपके प्ले स्टोर्स पर उपलब्ध हैं, जो कि आम लोगों के पास जब पहुंचती है उसके बाद वो ठगी का शिकार हो जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आरबीआई सीधे सीधे कह रहा है गूगल से, जहां पर ये पूरी की पूरी शुरुआत होती है ऐप्स को डाउनलोड करने की, ऐसे ऐप्स अगर गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध ही नहीं होंगे तो फिर फ्रॉड भी नहीं होगा। इसलिए अब बिल्कुल सही जगह पर हिट करना शुरू कर दिया है आरबीआई ने, और यही था हमारा मकसद भी, क्योंकि हम ये आज भी मानते हैं कि संपूर्ण सफाई के लिए इसकी जो उद्गम स्थल हैं, जहां से शुरुआत हो रही है ये पूरे फ्रॉड की, वहां पर हिट करना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सर्वोच्च संस्था की ओर से। और अब वही असर जो है वो धरातल पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन का सफर घट सकता है और इसके लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी कर ली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई के बीच रेलवे ट्रैक में सुधार किया जा रहा है ताकि ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सके। इस खबर पर डिटेल्स दे रहे हैं अमरीश पांडे, मेरे सहयोगी। देखिए, आम आदमी के लिए बहुत अच्छी खबर है। उसकी जो यात्रा है, जो दिल्ली और मुंबई और दिल्ली और चेन्नई रूट पर है, वो कम समय में पूरी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा आरामदायक होगी। आरामदायक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस जो रास्ते में समय लगता है अब वो कम होने वाला है। रेलवे इसके लिए तैयारी कर चुका है। जो पूरा ट्रैक है उसका डबलीकरण किया जा चुका है और उन जगहों को स्पॉट किया जा चुका है जहाँ पर कि लेवल्ड क्रॉसिंग है या फिर अनमैंड या मैंड क्रॉसिंग है, और रेलवे लगातार उनको एलिमिनेट करने की प्रक्रिया में है। अब तक अगर हम अगस्त तक की बात करते हैं तो 216 जो है क्रॉसिंग्स को इन रास्तों से हटाया जा चुका है। कुछ को अंडरग्राउंड किया जा चुका है, कुछ के ऊपर से पुल बना दिए जा चुके हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा था स्पीड में वो जो अनमैन्ड क्रॉसिंग होती थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन को जानबूझकर रेलवे को स्लो चलाना पड़ता था, क्योंकि क्रॉसिंग की वजह से, ट्रैफिक की वजह से ये एहतियात बरतना पड़ता था। अब अगर ये क्रॉसिंग्स नहीं रहती हैं तो रेलवे उस लाइन पर ज़्यादा स्पीड में ट्रेनें चला सकती है। अभी तक का जो ट्रायल है वो 120 से 130 की स्पीड पे है, लेकिन रेलवे का प्लान है कि इस रास्ते पर 160 की स्पीड का ट्रायल किया जाएगा और आने वाले दिनों में 160-180 वाली जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी। रेलवे ने इस कॉरिडोर को इसलिए चुना है क्योंकि ये जो यात्रा है वो लगभग 1.5 से 2 दिन में पूरी होती है, और रेलवे ये चाहता है कि आपकी जो 1.5 से 2 दिन की यात्राएं हैं वो कम समय में पूरी की जा सके, और इसलिए उन रास्तों पर हाई स्पीड ट्रेनें यानी कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें रेलवे लगाएगा, और उसके लिए रेलवे ने इन ट्रैक्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। रेलवे की कुल योजना इस साल में लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च करने की है, जो कि पिछले बजट से काफ़ी ज़्यादा है। और अभी तक रेलवे ने जो है अनमैन्ड क्रॉसिंग 216 हटा दी है। इसके अलावा जो बाकी बची हैं दिसंबर तक भी उनको भी हटाने का पूरा प्रोग्राम तैयार है, यानी कि रेलवे आने वाले दिनों में स्पीड बढ़ाएगा। इसके अलावा इन रास्तों पर हम ज़्यादा संख्या में वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें देख सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा कम समय में और ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से पूरी होगी। मामला क्या है, मैं आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे मालवेयर के बारे में जो अगर आपको मोबाइल में हो आपके, तो ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन को एनक्रिप्ट कर सकता है और उसका इस्तेमाल फिरौती, धन उगाही वगैरह के लिए कर सकता है। सोवा नाम का ये वायरस आपके फ़ोन से अनस्टॉल भी नहीं होगा। क्या है ये सोवा मालवेयर और कैसे आप इससे बच सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपके फोन में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें, क्योंकि देश में एक नए मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन ने एंट्री कर ली है। इस वायरस के जरिए कोई भी आपके एंड्रॉइड फोन को एनक्रिप्ट कर सकता है और उसका इस्तेमाल फिरौती, धन उगाही के लिए किया जा सकता है। ये वायरस आपके मोबाइल बैंकिंग तक का एक्सेस हासिल कर सकता है। इस वायरस का नाम है सोवा। केंद्रीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सर्टिन ने इस वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सोवा वायरस नए तरह का मोबाइल बैंकिंग मैलवेयर कैंपेन है। ये सोवा नाम के एंड्रॉइड ट्रोजन का इस्तेमाल करता है।
पहले ये वायरस अमेरिका, रूस, स्पेन में था और अब ये भारत में भी एक्टिव हो गया है। ये मैलवेयर फेमस ऐप्स जैसे क्रोम, Amazon के लोगों का इस्तेमाल करता है। यूजर इसे बिना किसी शंका के डाउनलोड कर लेते हैं। एक बार मोबाइल में डाउनलोड होने के बाद आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहेंगे तो ये करने नहीं देगा और मैसेज आएगा कि ये ऐप सिक्योर है। सोवा वायरस के खतरों की बात करें तो यूजर की परमिशन के बिना ही स्क्रीनशॉट ले सकता है, वेबकैम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये 200 से ज्यादा बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स को भी कॉपी कर सकता है। भारतीय साइबर स्पेस में इस वायरस का पता सबसे पहले जुलाई में लगाया गया था। उसके बाद से अब तक इसका 5वां वर्जन अपग्रेड किया जा चुका है। ये लॉगिन के जरिए यूजर नेम और पासवर्ड हासिल करता है। इसके अलावा कुकीज में सेंध लगाकर और कई तरह के ऐप का झूठा जाल बुनकर उपभोक्ताओं की जानकारी जुटाता है, उन्हें चपत लगाता है। सोवा या किसी भी मैलवेयर को अपने मोबाइल में घुसने से रोकना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर और डिवाइस मैन्युफैक्चरर से ही ऐप्स डाउनलोड करें। कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसे रिव्यू जरूर करें। साइड लोडेड ऐप्स के लिए अनट्रस्टेड सोर्स का ऑप्शन न खोलें। वक्त वक्त पर अपने एंड्रॉइड सिस्टम को अपडेट करते रहें। किसी भी अनजान लिंक और वेबसाइट पर क्लिक करने से बचें। संभव हो तो डिवाइस में एंटीवायरस इंस्टॉल करें। आपके बैंक एप्लीकेशन में कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो तुरंत इसकी जानकारी बैंक को दें, क्योंकि ये छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपके मोबाइल को मालवेयर से तो खतरा है ही, लेकिन एक खतरा उन ऐप से भी है जो आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। चौंकिए नहीं, दरअसल आपकी थोड़ी सी चूक से आपके स्मार्टफोन के प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपकी निजी जानकारियों में सेंध लगा सकते हैं। आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। अगर आपने कोई नया स्मार्टफोन लिया है या पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलर्ट मोड में आ जाएं। सबसे पहले अपने फोन के डिफॉल्ट सेटिंग को तत्काल बदलें, क्योंकि हो सकता है कि आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड ऐप के जरिए आपकी निजी जानकारियों में सेंध लग रही हो और इसकी थोड़ी भी भनक आपको ना हो। टेक एक्सपर्ट्स की माने तो आजकल स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां आपकी डिवाइस में गूगल, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे कई ऐप पहले से ही इंस्टॉल्ड कर देती हैं। इन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, ये ऐप आपके स्मार्टफोन में ऐसे कॉन्फ़िगर या प्रीसेट किए होते हैं कि आपको फोटो गैलरी और फोन बुक सहित कई फोन में सेव निजी फाइलों तक इनकी पहुंच बन जाती है। ऐसे में डिफॉल्ट ऐप्स को इस्तेमाल करने से पहले इनकी सेटिंग बदल देनी चाहिए, ताकि ऐसे ऐप के जरिए आपकी निजी जानकारियों में सेंध न लगाई जा सके। आईफोन में भी अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए हाईएस्ट सेटिंग पर रखें। ये सुनिश्चित कर लें कि लोकेशन सर्विसेज और रिक्वेस्ट ट्रैकिंग को आपने बंद कर रखा है। वहीं फेसबुक के मेटा सेटिंग में प्राइवेसी चेकर टूल के जरिए मन मुताबिक अपने रिलेशनशिप स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पोजीशन के ऑप्शन को डिसेबल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फोन के डिफॉल्ट ब्राउजर को भी इस्तेमाल करने से बचें। इससे न केवल फोन इस्तेमाल करने वालों की जानकारी ट्रैक होती है, बल्कि डिफॉल्ट ब्राउजर के प्रयोग में लाने से आपके फोन पर अनचाहे विज्ञापन भी दिखाई देने लगते हैं। कई बार कुछ स्मार्टफोन में ऐसे ऐप भी इंस्टॉल रहते हैं जो ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किए गए होते हैं। इनका ऐप स्टोर पर अपडेटेड वर्जन भी नहीं होता है। ऐसे ऐप को भी तत्काल डिसेबल्ड कर देने में भलाई है। साथ ही जरूरी समझे जाने वाली शॉपिंग, फूडिंग और राइड जैसे जुड़े ऐप्स को ही लोकेशन एक्सेस की अनुमति दें। अब स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल्ड ऐप के डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने के तरीके पर बात करते हैं। भले ही प्री इंस्टॉल्ड ऐप अनइंस्टॉल नहीं किए जा सकते, लेकिन आप गैर जरूरी ऐप्स के एप्लीकेशन को डिसेबल जरूर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्मार्टफोन की सेटिंग में जाएं। इसके बाद ऐप्स एंड नोटिफिकेशन ऑप्शन पर जाएं। इसमें जाकर डिफॉल्ट ऐप पर क्लिक करें। आपके सामने वो सभी ऐप आ जाएंगे जो फोन में डिफॉल्ट इंस्टॉल हैं। इनमें से जिनकी जरूरत आपको नहीं है उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें बाईं तरफ डिसेबल और दाईं तरफ फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिखेगा। आपको इसमें से डिसेबल पर क्लिक करना होगा। इस तरह आप डिफॉल्ट ऐप को डिसेबल कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जो आपको स्मार्टफोन में अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मुंबई की मानखुर्द पुलिस ने झोपड़पट्टी के एक कमरे से नकली नोट छापने के धंधे का भंडाफोड़ किया है। यहाँ बरामद नोट ऐसे कि असली और नकली नोटों की पहचान करना भी मुश्किल। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाने वाले इन छापामार लोगों को पकड़कर गिरफ्तार किया है। एकदम नए नए करारे नोट, पहचानना बेहद मुश्किल। कौन है असली, कौन है नकली? मानखुर्द इलाके के सोना नगर के घर से बरामद इन नोटों की कीमत करीब 7,16,000 रुपए है। इस नकली नोटों की खेप को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने जाल बिछाया था और देश के आर्थिक राजधानी की एक झोपड़पट्टी से आरोपी रोहित शाह को रंगे हाथ पकड़ लिया। एक A4 साइज के पेपर पे 2 नोट प्रिंट करता था। ये जो A4 साइज पेपर है, इस पे 2 नोट प्रिंट होता था, एक इस तरफ और इसके बाद एक कटर से इसका कट कर देता था। अच्छा, ये जो कटर है, जी। क्या करते हैं इससे? एक कटर है, कटर नोट की साइज का एक। मुंबई के मानखुर्द पुलिस ने इस आरोपी को तब गिरफ्तार किया जब ये रात के अंधेरे में नकली नोटों की छपाई कर रहा था। हालांकि जिस घर में अपराधी 2 महीने से रह रहे थे, उसकी मकान मालकिन सफाई दे रही है कि उन्हें खुद इस तरह के काम की भनक तक नहीं थी। तो ऐसा लगता था सर वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं 2 जन, शायद पहले तो 1 जन थे, बट दूसरी बार मेरे को लगा 2 जन रहते थे, शायद ऐसा कुछ मेरे को लग रहा था, बट ये नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हमको ऐसा कुछ लग रहा था पढ़ाई कर। ऐसे नकली नोट जिसकी पहचान एक आम आदमी कभी नहीं कर सकता। पुलिस के मुताबिक 50, 100 और 200 के नोटों की छपाई बेहद शातिराना तरीके से की जा रही थी। पुलिस अधिकारी खुद हैरान रह गए थे जब इन्होंने इन नोटों को देखा। जैसा सर बता रहे थे कि 100, 200 और 50 का नोट इसलिए ही वो प्रिंट कर रहा था जो आमतौर पर लोग चेक नहीं करते। जब भी हम नकली नोट है या असली ये चेक करते हैं 500 और 2000 की नोट को, छोटे डिनोमिनेशन के नोट लोग चेक नहीं करते और इसी का फायदा उठाने की कोशिश ये गैंग कर रहा था। इस गैंग ने देश की अर्थव्यवस्था को एक लंबी चपत लगाई होगी। इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है ताकि ये नोट कैसे सर्कुलेट हो रहा था, कैसे बाजार में पहुंचाया गया, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, इसकी पूरी तह तक जाया जा सके। कैमरा पर्सन आसिफ सिद्दीकी के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। और आखिरकार 30 साल बाद कश्मीर में सिनेमा गुलजार हो ही गया। पुलवामा और शोपियां में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को एक मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। जल्द ही अनंतनाग, श्रीनगर, बांदीपोरा, गांदरबल, डोडा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और रियासी में सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। दक्षिण कश्मीर के लिए संडे का दिन ऐतिहासिक बनकर आया। रविवार को शोपिया और पुलवामा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। 1990 में बिगड़े हालातों के बीच घाटी में सिनेमा हॉल बंद होते चले गए थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दिन को जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। जम्मू कश्मीर तथा उसके टैलेंट पूल का निर्माण करेगा। देश तथा जम्मू कश्मीर में हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा हमारे नौजवानों के लिए भी अवसरों की कमी नहीं हो। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा के साथ केंद्र शासित प्रदेश के कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे, जिन्होंने सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देखी। लोगों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के इस कदम की तारीफ की, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। इससे हमको एक्सपोजर मिलेगा और बहुत हम आगे भी ऐसा ही चाहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए। यहाँ पे पुलवामा में आज जम्मू कश्मीर में पहली बार यहाँ पे सिनेमा खुला है, तो इसके रिलेटेड हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे पहली बार सिनेमा खुलने वाला है। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने पुलवामा में 120 फुट ऊंचे तिरंगे को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि तिरंगा एक राष्ट्र, एक संवेदना, एक पहचान का प्रतीक है। उपराज्यपाल ने करोड़ों रुपए के कई विकास कार्यों की भी बुनियाद रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। उफान पर नदियां हैं। उत्तराखंड और यूपी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां क्या हालात हैं, देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। लगातार हो रही भारी बारिश से उत्तर प्रदेश के कई हिस्से बुरी तरह प्रभावित होना शुरू हो गए हैं। यहाँ श्रावस्ती में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राप्ती नदी उफान पर है। सड़कें, खेत, खलियान सब जलमग्न हो रहे हैं। गांव का संपर्क टूट गया है। शारदा और घाघरा नदियां भी उफान पर आ चुकी हैं। गिरजा बैराज और बनबासा शारदा से छोड़े गए पानी से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बहराइच में भी गांव को पानी ने चारों ओर से घेर लिया है। यहाँ गांव के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर में भी कई घर और सड़कें गंगा में समा गई हैं। यहाँ गांव वालों में जमकर अफरा तफरी मच गई। अल्मोड़ा में भी देर रात हुई बारिश के बाद कल एक मकान भरभरा कर गिर गया। उत्तराखंड में बिजली गिरने से खाटिमा में एक महिला की मौत भी हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हल्द्वानी में भी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। फतेहपुर क्षेत्र में एक युवक के बरसात के नाले में बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। प्रशासन लगातार सर्च अभियान चला रहा है। सीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और राजस्व की टीमें वहाँ मौके पर लगी हुई हैं, जो उनके तलाश कर रही हैं। एक बार जैसी भी स्थिति होती है रिकवर हो जाए, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद जो है अब बॉडी उनको मिले। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गोगावा के पास नदी में तेज बहाव में बैलगाड़ी समेत एक किसान और उसकी पत्नी बहते चले गए। हालांकि गांव वालों ने हिम्मत दिखाकर किसान और उसकी पत्नी को बचा लिया, जबकि सीहोर जिले में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी 21 सितंबर तक बारिश होगी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश होने की वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी लड़की से जिसकी पहचान गूगल गर्ल के रूप में हो रही है। इस लड़की के लाजवाब हुनर को देख आप हैरान रह जाएंगे। नाम आरोही, उम्र 11 साल, पहचान गूगल गर्ल। बिहार के गोपालगंज की रहने वाली आरोही सिंह भी 5वीं में पढ़ती है, लेकिन इसके लाजवाब हुनर को देखकर हर कोई हैरान है। इससे निकाल करके इसको देता हूँ। बेटी इसको बताइए। येलो कलर। और देखिए कि सही जवाब यह लड़की बता दी। आरोही को ये काम करने में मात्र 10 सेकंड लगते हैं। आरोही का हुनर सिर्फ रंग पहचानने तक सीमित नहीं है। हमारे पास हिंदी का किताब है और इस पर मैं चाहूंगा कि बेटा आप 47 पेज, यस 47 पेज निकालिए। बहुत बढ़िया। यह देखिए आप पेज या बिटिया 47 बता चुकी है। और मुझे इतना ही नहीं, आरोही ये भी बता सकती है कि कौन सा नोट कितने रुपए का है। इसको बताइए, यह आपके सामने कितने का नोट है? 100 का। 100 का। तो इसको आप नंबर थोड़ा सा बता दीजिएगा। यस। बताइए। 450856। और सही जवाब है। कौन से नोट का नंबर क्या है, इन सारे सवालों के जवाब मात्र 10 सेकंड में मिल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है, तो इसका जवाब यह है कि आरोही पहले किसी चीज को माथे से लगाती है। इस दौरान आरोही को इससे आवाज सुनाई देती है, फिर उस चीज पर वो हाथ फेरती है। इतनी ही देर में इन्हें जवाब मिल जाता है। खुद आरोही का कहना है कि कड़ी मेहनत के चलते उनका सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो गया है, लिहाजा पट्टी बंधे होने के बावजूद वो चीजों की पहचान कर लेती है।
हालांकि आरोही का ये भी मानना है कि प्रैक्टिस से दूसरे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। शुरुआती कमजोरी के बाद बाजार आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। कारोबार की शुरुआत में ही बाजार गिर गया, मगर निफ्टी 17,400 के करीब रिकवरी आई निफ्टी में, और इस रिकवरी के बाद निफ्टी दिन भर 17,650 से 17,675 के बीच छोटे दायरे में कारोबार करता रहा। आखिर में निफ्टी 91 अंक बढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की तेजी रही। अच्छी बात यह है कि आज बाजार खराब ग्लोबल संकेतों के बीच दौड़े। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 2 दिनों की बैठक कल से शुरू होने वाली है। दुनिया भर के बाजार इस बैठक को लेकर कुछ सहमे हुए भी। आशीष बता रहे हैं कि आज दिन भर किस तरह का एक्शन हुआ बाजार में। देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच में हफ्ते की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बाजारों में रिकवरी आई और रिकवरी भी फिजल आउट हुई। इन ऑल अगर आप देखें तो काफी चौपी सेशन आज दिन के दौरान देखने को मिला। अंत में निफ्टी करीब 17,600 के आसपास बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी देखें तो करीब आधे % के गेंस के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आइए सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हो तो सबसे पहला नाम आता है M&M। 3 से 3.5% का मूव यहाँ पर देखने को मिला। बजाज फाइनेंस में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, ये 2 स्टॉक ऐसे थे जहां पर 2 से 2.5% की गिरावट रही। बाकी ब्रिटानिया पारग्रेड हल्की 1-1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिला। त्रिवेणी इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर खास नजर रखेगा। 19% के गेंस के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। सारा सीमेंट पैक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अंबुजा सीमेंट ने इसको लीड किया। सीएट में देखें अच्छी पॉजिटिव खबरों के बीच 7% की खरीदारी यहां पर देखने को मिली। और क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है तो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है। यहां पर भी देखिए 5 से 5.5% का मूव देखने को मिला। बाकी के स्टॉक्स की बात की जाए तो सीमेंट स्टॉक सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहे। नोवोको विस्तास, इंडिया सीमेंट्स, यहां पर काफी बढ़िया खरीदारी रही। काफी लंबी गिरावट के बाद पीएनबी हाउसिंग में आज काफी बड़ा मूव आया। 8% के गेंस यहां पर देखने को मिले। वायदा बाजार का वन ऑफ द टॉप गेनर्स एस्कॉच कुबोटा 8% की तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो कैनफिन होम्स यहां पर देखिए थोड़ा असर देखने को मिला। करूर वैश्य बैंक एक तरफा तेजी के बाद यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट शुक्रवार को बड़ा ब्रेकआउट आया था, आज 6% की मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली। और अंत में GNFC यहां पर भी दिखे तो करीब 5% का कट देखने को मिला। और मार्केट में एक्शन पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। कुछ मार्गदर्शन करें, किस तरह जा रहा है बाजार आगे? बिल्कुल मार्गदर्शन तो एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट हो गया करना। जिस तरीके की आज इंट्राडे वॉलेटिलिटी थी, डरा दिया मार्केट ने। बट एक चीज और अच्छी है कि आज मार्केट लास्ट में तो ठीक ठाक 100+ पॉइंट से बंद होने में सक्षम रहे। और ओवरऑल हम देखें फ्राइडे की गिरावट के बाद अगर एक दिन वापस से राहत मिलती है और अभी भी अगर हम SGX निफ्टी को देखते हैं और बाकी ग्लोबल क्यूज को देखते हैं तो माहौल तो थोड़ा कंट्रोल में है। अब देखना है 21 तारीख को बहुत बड़ा इवेंट है, सो इट्स नॉट दैट इजी। तो मुझे यही लगता है कि कॉशियस रहना चाहिए। और आज जैसा कि सुबह के शो में भी अनिल जी के साथ थे तो मैं सीमेंट सेक्टर के ऊपर में बहुत बुलिशनेस मैंने दिखाया था। और मुझे अभी भी लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में जिस तरीके से अडानी की एंट्री हुई है सीमेंट इंडस्ट्री में, तो सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा खासा माहौल बना रहेगा। और बिल्कुल वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप जो सीमेंट स्टॉक्स है वहां पे भी ध्यान दें। वो स्टॉक्स भी अभी भी वहां पे स्टीम बाकी है। बाकी SEC और अंबुजा ने तो आज गजब का परफॉर्म किया ही है। न्यूवोको विस्टास बहुत अच्छा था, वो भी, उस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है। मुझे लगता है वो और अभी भी चल सकता है क्योंकि गुजरात बेस्ड जो प्लेज है सीमेंट प्लेस, क्योंकि सीमेंट जनरली रीजनल प्ले होता है तो वहां पे एक तेजी आ सकती है। और क्योंकि जिस तरीके से अडानी ग्रुप एग्रेसिव हो रहा है तो हो सकता है कि और भी एक्विजिशंस ऑन द कार्ड हो। बाकी बैंक्स अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज अच्छी है कि रिलायंस हो या IT हो, ये सब के सब दबे हुए हैं तो बहुत ज्यादा मुझे डाउनसाइड लगती नहीं है। 17,000, 350, 400 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर 18,000, 18,100 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको पार करना ऐसे डिफिकल्ट लगता है। सो लेट्स सी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का आज अंतिम संस्कार हो रहा है। ब्रिटेन में 97 साल बाद हो रहे राजकीय अंतिम संस्कार में 2000 से भी ज्यादा VIP शामिल हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए श्रद्धांजलि संदेश लिखा।
ब्रिटेन की महारानी अंतिम यात्रा पर हैं। ये शायद सदी की सबसे विशाल अंतिम यात्रा है। इसे अगर 3 शब्दों में समेटना पड़े तो कह सकते हैं अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल से निकली अंतिम यात्रा वेलिंगटन आर्क की ओर बढ़ रही है। इस ऐतिहासिक क्षण को पूरी दुनिया देख रही है। महारानी की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष लंदन में मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत करीब 100 देशों के नेता महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंतिम यात्रा में शामिल हैं। 2000 से ज्यादा वीवीआईपी लंदन में जुटे हैं। 10 लाख लोग महारानी की विराट विदाई का हिस्सा बन रहे हैं। इस मौके पर वहां 250 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं ताकि लोगों को पहुंचने में आसानी हो और समारोह में शोर बाधा न बने, इसलिए 100 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 36 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। ब्रिटेन के नए राजा यानी किंग चार्ल्स III महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताबूत के पीछे पीछे चल रहे हैं। ड्यूक ऑफ ससेक्स यानी प्रिंस हैरी और उनके भाई विलियम्स यानी प्रिंस ऑफ वेल्स भी साथ हैं। शाही परिवार के बाकी सदस्य भी अंतिम यात्रा में शामिल हैं। 8 सितंबर को 96 साल की उम्र में ब्रिटेन की महारानी का निधन हुआ था। उन्होंने स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में अंतिम सांस ली थी और लंदन के वेलिंगटन आर्क में परिवार की मौजूदगी के बीच उनका अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।